हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स रिफ्लेक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मोशन। उसके मोशन चैप्टर से पहले हम पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ भी सकता है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर मोशन फिजिक्स का शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी बिना समय व्यर्थ किए हेडिंग लगा लीजिए। और एक चीज़ और, ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही बच्चे देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज। पहले हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। डाल लीजिए हेडिंग, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, तो हम देखिए भौतिक राशियां यानी कि भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जैसे कि जिनको हम नाप सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया हमारा। ठीक है, मास हो गया द्रव्यमान, जैसे कि कितने केजी का है कोई आदमी। ठीक है, तो इसी को हम डिफिनीशन के माध्यम से अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका डिफिनीशन हम लिखना चाहें तो लिखना पड़ेगा द क्वांटिटीज it is which can be which can be measured and represented by the law of नेचर। यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब प्रकृति की नेचर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा लेंथ होता है। और एक चीज़ और समझिए, जैसे कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को पहले समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक क्या पड़ता है हमें, परिमाण की जरूरत पड़ती है। एक क्या पड़ता है हमें, एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर होगा इस जगह पे। ठीक है, ये क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक क्या होना चाहिए हमारे पास, एक नंबर होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा लेंथ है, लेंथ मान लीजिए हम लेंथ लिखते हैं, तो लेंथ कैसे होता है, लेंथ क्या होता है 1 मीटर। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये नंबर जो मैंने यहाँ पे कहा था, और यहाँ पे ये वाली जो बात है ये क्या होगी, यूनिट हो गई। यानी कि 1 मीटर, मीटर क्या है, यूनिट है। इसी तरह ये क्या हो गया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि कितना मीटर। मान लीजिए 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ, मास हो गया 2 किलो 3 किलो, क्या होता है, इसको हम नाप सकते हैं ना। तो ये क्या होती है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले इसी चीज को क्या लिखेंगे, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वह राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं और प्रकृति प्रकृति के नियम से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए आप सभी, लेंथ हो गया यानी कि लंबाई हो गई, और क्या हो गया हमारा, लेंथ हो गया, मास लिख लीजिए, एक्सेट्रा कर लीजिए,
द्रव्यमान कहते हैं इसको, मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, अगर आप सभी क्लियर हो तो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं और राशियों के बारे में जानते हैं। देखिए, एक चीज और हमें इसमें जानना है कि अब हम जानेंगे कि मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। ये आपको बहुत बार नाम सुनने को मिलेगा क्योंकि इस चैप्टर में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसे बता दूं, सदिश राशियां या फिर अदिश राशियां क्या होती हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उनको समझते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को एक फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया होगा, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए देखिए हमारी दो क्वांटिटीज और पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं, मान लीजिए एक हम स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि, इसको क्या कहेंगे हम, सदिश राशि। आइए इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। सदिश और अदिश में मतलब ये होती क्या है एक तरह से। ठीक है, तो पॉइंट बना के हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सभी को धीरे धीरे इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी हम उसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जिसमें हमें केवल की मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की जरूरत, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज मैंने लिखा 1 यूनिट, मतलब 1 मीटर, इसमें ये क्या है, परिमाण है एक। ठीक है, परिमाण है। और इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होती है, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 मीटर चल रहा है तो किस दिशा में चल रहा है ये भी बताना हमें जरूरी हो जाता है। अगर ये जहाँ पे बताया जाएगा वो क्या हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज। मान लीजिए कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी है, पहले इस तरह था, ये मैं कह रहा हूँ कि ये 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, किधर चला है कोई आइडिया नहीं है, तो यानी कि ये क्या किस में आ जाएगा, सदिश अदिश राशि में आएगा, यानी कि स्केलर क्वांटिटी में आएगा। अगर मैं कह दूं कि 5 मीटर वो नॉर्थ में चल गया, या फिर 5 मीटर साउथ में चला, तो उसमें हम मैंने एक डायरेक्शन भी बता दिया ना कि वो इस डायरेक्शन में गया, तो वो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों थोड़ा सा सिमिलैरिटी है कि दोनों में परिमाण होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है स्केलर क्वांटिटीज में, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। चलिए इसी को हम लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, दोज क्वांटिटीज which only need magnitude, मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्वांटिटी जिसमें क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरह सेम वे में अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मैं कि अगर हम बता रहे हैं कि इतना 5 मीटर चला, किस डायरेक्शन में चला, डायरेक्शन भी वहां बताने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां वो क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगी। तो क्या लिख देंगे हम इसे, दोस क्वांटिटीज इज विच नीड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस का डायरेक्शन। एक चीज और होता है, वो अभी आप लोगों के लेवल पे नहीं है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, कि यानी कि वेक्टर यानी कि सदिश के जोड़ के नियम को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले इसी चीज को लिखेंगे, वह राशियां, राशियां जिसमें केवल
परिमाण की आवश्यकता हो उसे क्या कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशियां। इसी तरह सेम वे में अगर हिंदी मीडियम वाले इसको भी लिख लें, सदिश राशियां क्या हो जाएंगी, वो क्वांटिटी सेम वे में यही लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, परिमाण, परिमाण प्लस का दिशा होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल में हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है। और क्या हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। अगर हिंदी में स्पीड की बात करें, यानी कि चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, और वेग हो जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे कि देखिए, जब आप पढ़ेंगे, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा इस ये चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, तो डिस्टेंस और स्पीड के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मैं वहाँ बताऊंगा कि कैसे ये दोनों स्पीड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और कैसे ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। बस अभी आप इतना नोट कर लीजिए। बस मुझे आपको बताना था कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल हमें क्या पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं मान लीजिए मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं कह दिया कि 5 मीटर, मान लीजिए आप, मैं बताता हूँ, 5 मीटर मैं चलता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसा कहा कि 5 मीटर मैं चला, यानी कि कहाँ चला, कोई दिशा तो नहीं, यहाँ पे बात हो रही है दिशा की, कोई मैंने बात नहीं की, यानी कि ये किस में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। और यही बात मैं अगर कह दूं कि 5 मीटर में चला नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन को अगर मैं बता दूं कि इस डायरेक्शन में मैं चल के गया, तो क्या हो जाएगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि परिमाण और दिशा की दोनों की जरूरत पड़ती है। और कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए हैं, आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कुछ चीजें, दो तीन चीजें और जान जाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, पहले आप ये से नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए, चलिए शुरू करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए, एक चीज और, मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कई बार आपको सुनने को आएगा, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, इनके बारे में मैं बता देता हूँ पहले, फिर ताकि आपको चैप्टर में दिक्कत ना हो, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे हम। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती हैं, एक ये जो होती है हमारी, तीन तरह की होती हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है हमारा एमकेएस सिस्टम, एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम। ठीक है। एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है हमारा एमपीएस सिस्टम, एक होता है क्या, हमारा एफपीएस सिस्टम। ठीक है। चलिए, अब समझते हैं कि ये होती क्या है सीजीएस यूनिट। देखिए, सीजीएस यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें, देखिए क्या होगा, सीजीएस में जो ये सी का मतलब है, यहाँ पे जो लेंथ लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे लेंथ डाल दूं मैं पहले, ऊपर लेंथ लिख देता हूँ, इधर क्या लिख देता हूँ, ये जी का, यहाँ मास लिख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ। ठीक है। ये तीनों का अलग अलग मतलब है। जो यहाँ पे सीजीएस का मतलब क्या होगा, जो सी का मतलब वो है, यानी कि लेंथ जो लेंगे हम सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है। सेंटीमीटर में लेंगे। और जी का मतलब यानी कि मास जो लेंगे हम क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक है। और टाइम को क्या लेंगे, सेकेंड में लेंगे। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सीजीएस सिस्टम होता है। इसी को हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच में ये सिस्टम ज़्यादा यूज होता हो सकता है, इसी कारण से इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। कई बार देखिए कि अलग अलग, कई जगह पे अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि कई जगह पे सेंटीमीटर में लोग ज्यादा यूज करते हैं, कई लोग ग्राम में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। तो उन लोगों अपने हिसाब से उन लोगों ने अपनी उसको बना लिया है। जैसे कि इंडिया में ज्यादातर एमकेएस सिस्टम यूज होता है। मास जो होता है
लेंथ जो होता है मीटर में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं और केजी में ज़्यादा हम लोग ना नाप तोल करते हैं, ठीक है। एमकेएस सिस्टम क्या होगा, एमकेएस सिस्टम सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। कि और जो ये क्या होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, यानी कि केजी में होना चाहिए, जो मास होना चाहिए, और टाइम क्या होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ये क्या हो गया रहा, एमकेएस सिस्टम हो गया। और एमकेएस सिस्टम को आप सभी को मैं बता दूं, किसी को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं इसी को। आप सभी को लग रहा होगा कि ये मैं सिस्टम सिस्टम क्या कह रहा हूँ, सिस्टम मतलब कुछ नहीं है, सिस्टम मतलब कि एक बना दिया गया सिस्टम, जैसे कि इतने को मान के एक सिस्टम बना दिया गया, मान लीजिए 3 चीजों को लेके, ये सब कुछ नहीं है, बस ये क्या है, लेंथ मीटर, बस इतना समझिए आप, ठीक है। ग्राम सेकंड, ठीक है। बस ये तो आपको समझ में आ ही रही होगा, सिस्टम से आपको एक नोटेशन दे दिया गया उसको, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, नाम दे दिया गया उसका, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह आप अगर आ जाएंगे एफपीएस सिस्टम में, तो एफपीएस सिस्टम में एफ का मतलब हो गया फुट, ठीक है, पी का मतलब हो गया पाउंड, और यहाँ पे एस का मतलब सेकंड। आप तीनों में एक चीज कॉमन देख रहे हो कि जो टाइम है हमेशा सेकंड में ही रह रहा है, ठीक है, टाइम जो है सेकंड में ही रह रहा होगा। और एफपीएस सिस्टम को हम जॉर्ज जॉर्ज सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, जॉर्ज सिस्टम, ठीक है। देखिए, कई जगह पर आप सुने होंगे कि एक एक पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, यानी कि उसका मास ही बताया जा रहा है, जहाँ पे पाउंड में उसी चीज को ले लिया गया, पाउंड में उसी को डोनेट कर दिया गया। कई बार आप सुने होंगे कितना फुट का है, 5 फुट का है, 6 फुट का है, 7 फुट का है, ऐसा सब सुने होंगे। वो भी एक तरह का लेंथ ही तो है, आखिर नापने के लिए। बस ये चीज हमें हम आपको बस बतानी थी, ये 2-3 चीजें। अब इसके बाद से हम अपना मोशन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को समझ में आया हो तो मैं इसको मिटाता हूँ, और आगे मोशन चैप्टर जो हमारा चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम आसानी से चैप्टर्स को समझ जाएंगे। हमें बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में ज़्यादा बताना जरूरत, क्योंकि इसको मैं बार बार यूज़ करूंगा तो आपको डाउट हो जाएगा। चैप्टर में मैं बताऊंगा वहाँ पे डिस्टेंस स्प्रेड और डिस्टेंस स्पीड, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वैसे आपको बस मुझे ये समझाना था, नोट करने की कोई जरूरत नहीं लग रही है मुझे ये। चलिए, अब सभी लोग अपना पहला चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट जो है 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, हेडिंग डाल देंगे मोशन। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए मोशन के बारे में अब समझते हैं हम, मोशन क्या होता है आखिर। देखिए, मोशन नाम से ही आप क्लियर आपको लग रहा होगा कि मोशन, आप मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि मूवमेंट, कोई चल रहा होगा, टहल रहा होगा, वगैरह वगैरह। जैसे कि टहलने का मतलब कोई चीज़ मोशन में, जैसे कि मैं मान लीजिए इस तरह अभी खड़ा हूँ, ठीक है। मैं अब इस तरह मतलब थोड़ा बहुत, ये मान लीजिए मेरा ये मार्कर है अभी इस तरह मतलब है, अब मैं इसको इधर उधर कर दूँ, ये मतलब मोशन में आ गया, यानी कि ये इसका मूवमेंट हो गया, ठीक है। बस इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन कुछ नहीं है, बस अब फिजिक्स की भाषा में इसको थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफिनीशन दे दिया गया है बस। लेकिन मोशन हमारा यही है कि हम कोई चल रहा है या फिर किसी भी तरह से चल रहा है, उसी को क्या कहेंगे, मोशन कर रहा है। मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मोशन करके ही जाएगा, ठीक है, बस उसी को मोशन कहते हैं। इसी को फिजिक्स की भाषा में अगर हम लिखना चाहें, मोशन यानी कि अगर हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे गति, ठीक है, मोशन। तो मोशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, अगर हम डिफिनीशन इसकी समझाने की कोशिश करेंगे तो मोशन हो जाएगा क्या, द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई चीज अगर अपने अपनी अवस्था का मतलब चेंज करता है, मतलब अपनी पोजीशन यानी कि अवस्था का बदलाव करता है टाइम समय के अनुसार, तो उसी को क्या कहेंगे हम,
गति कहेंगे या फिर मोशन कहेंगे। हिंदी मीडियम वाले इसी को अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था समय के अनुसार बदलती है तो उसे गति कहते हैं। चलिए अब समझते हैं, मोशन समझिए। अब मैंने इसको लिखने का मतलब फिजिक्स के भाषा में इसको इतना लिख दिया। अब इसको हम नॉर्मली समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, ये मान लीजिए पहले मस्त ये एकदम खड़ा था एक जगह पे, मान लीजिए इस जगह पे ये खड़ा था, ठीक है। अब ये क्या किया कि ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ कुछ समय बाद पहुंच गया। आखिर ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कुछ समय लगा होगा कि नहीं? लगा होगा, जरूर लगा होगा। बिना समय लगे तो वो यहाँ से वहां तक कोई नहीं चला होगा, भले ही नैनो सेकेंड ही लगा हो, लेकिन समय थोड़ा सा तो लगा होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे वो टाइम, मान लीजिए कुछ भी टाइम, मान लीजिए 12 बज रहा था, और यहाँ पे वो पहुंच गया कितने बजे? 1 बजे यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए, ठीक है। यानी कि वो अपना समय के अनुसार अपनी पोजीशन क्या किया? चेंज किया। चेंज किया तो उसी क्या कह दिया? मोशन कह दिए। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा इधर इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी अगर मैं गया होऊंगा तो कुछ ना कुछ मान लीजिए 1 सेकेंड लगा, तो अपनी अवस्था में चेंज किया, पोजीशन, उसी को क्या कहा? मोशन। मोशन ही तो किया मैं यहाँ से वहां तक जाने में, वही क्या हो गया? हमारा मोशन हो गया। यानी कि कोई, अगर फिजिक्स की भाषा में क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कोई वस्तु अपनी अवस्था समय के अनुसार बदलती है तो उसे क्या करेंगे हम? गति कह देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो नोट कर लें, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं इसके, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। डाउन, चलिए मिटाता हूँ। अब देखिए, मोशन बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोशन कई प्रकार के होते हैं। 1D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, 3D हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, यानी कि एक बीमा वाले मोशन हो सकते हैं, यानी 2 बीमा वाले मोशन हो सकते हैं, 3 बीमा वाले वृत्तिगति मोशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो हमें केवल पढ़ना है 1D मोशन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि एक ही डायमेंशन, यानी कि मान लीजिए इधर चल रहा है तो एक ही सीधी रेखा में ही जाएगा, अगर ऊपर चल रहा है तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। बस हमें हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो बस हमें ये वाले मोशन पढ़ने। मान लीजिए कोई चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो इस तरह सीधे रेखा में ही चलेगा, ये नहीं कि ऐसे जाएगा फिर ऐसे ऐसे कहीं भी घूमते हुए जाएगा, ये वाले हमें नहीं पढ़ने। हमें जो पढ़ने हैं ये सीधी रेखा वाले, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि सीधी रेखा में गति पढ़नी है हमें, ठीक है। चलिए तो समझने को ट्राई करिएगा। इसमें हम कुछ नोटेशंस आएंगे, पहले पहले उन नोटेशंस को हम पहले समझेंगे। नोटेशंस यानी कि पहले कुछ इनके जो तत्व हैं एक तरह से, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तभी तो हम इन्हें समझ पाएंगे। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, पहले उन सबको पढ़ लेते हैं, तभी तो पहले जोड़ घटाना सीखेंगे, तभी तो पूरा बोर्ड मास का रूल लगा के सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम वही इसी तरह छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको पहले समझ लेंगे, तभी जो इक्वेशन इसमें आएंगी फिर वहां पे हम लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहला इसमें आएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें समझना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं आपको एक ही मतलब इसी एक ही में लिखवा दूंगा। इस तरह लिखिएगा, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप भी कॉपी में नोट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब यहाँ से हम जो वेक्टर और क्वांटिटी अभी तक मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया था, यहाँ पे वेक्टर और स्केलर यहाँ पे आपको काम आएगा वो, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि क्या हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको दूरी, ये क्या होगा? विस्थापन, ठीक है। देखिए डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस
मतलब कुछ नहीं है, मतलब डिस्टेंस आप हमेशा रोजाना जिंदगी में आप पढ़ते हुए आए हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में एक सेकेंड। देखिए डिस्टेंस जो क्या होता है डिस्टेंस, अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई थोड़ा सा चला, मान लीजिए 5 मीटर चला, ये क्या 5 मीटर क्या है, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस इतना अंतर है कि एक क्या होता है, आपको मैं बताया था उस टाइम, एक क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, एक क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक सेकेंड होल्ड करें। चलिए, तो हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, ऐसे चलता गया, यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर का है, 5 मीटर का है, ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। एक यहाँ से मान लीजिए यहाँ आया पहुंचा, जब ये क्या हुआ, डिस्टेंस कवर किया, कितना कवर किया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अगर फिजिक्स की भाषा में भी मैं आपको लिखवा दूंगा, वो तो लिखवाने को तो लिखवा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। अब देखिए मैं अब जाता हूँ, मैं मान लीजिए ये मैं ऐसे जाता हूँ कहीं भी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं, मेरा घर है, ये मान लीजिए मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। अब मैं टहलते टहलते चलना शुरू किया, ऐसे घूमते घूमते स्कूल गया, ठीक है। स्कूल जब मैं गया तो ये क्या है, जो हमारा एक्चुअल पाथ था, ये जो हमारा रास्ता था, ठीक है, इसी रास्ते में हमें जाना ही था। रोड जो बना है हमारा इधर ही से बना है जाने के लिए। ये क्या है, एक तरह से मान लीजिए डिस्टेंस है, ठीक है। और यहीं पे जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हो नहीं सकता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में ये सीधा, अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब सीधा लाइन खींच दें तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आप सभी को, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा आपको। जैसे समझिए, ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पे, ये मान लीजिए लैला मजनू समझ लीजिए, ये है लैला का घर, लैला है, ये क्या है, ये मजनू का घर है, मंजू का घर है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का जो घर है का मतलब जाने का रास्ता है, ये है, ये वाला जो रास्ता है, ये ए मान लीजिए, ये बी है, ये सी है। अगर लैला के घर अगर सीधा मतलब अगर मेन डोर से जाना है तो ए से बी और सी जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मान लीजिए 3 किलोमीटर इधर बी तक आता है, फिर 4 किलोमीटर इधर जाता है मिलने, ठीक है। अगर ए से बी आया हो, फिर बी से सी गया, ठीक है। तो वो जब ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक्चुअल पाथ है, यानी कि रोड जो बना हुआ है, मान लीजिए इन लोगों के घर पे जाने के लिए ये रोड है, इधर मान लीजिए खेत है कहीं इस साइड, ठीक है। तो वो जाता है जब, तो ये क्या है, ये जो है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ जो है उसको कवर कर रहा है, यानी कि वास्तविक रास्ता जो है उसको वो कवर कर रहा है, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस। अब मान लीजिए उसको मिलना रहता है, जब मिलना रहता है तो वो क्या करता है, मजनू जो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये छोटा वाला रास्ता खेत रास्ते ही चला आता है, ठीक है, खेत रास्ते ही चला आता है मिलने। ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट निकाले तो 5 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो ये 5 आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बस इतना अंतर है कि डिस्टेंस जो होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो जो उन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए अब इसी को हम फिजिक्स की भाषा में लिखने को ट्राई करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए इसी को हम अब लिखने को ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर डिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ
टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल path covered by an object, यानी कि जो वास्तविक दूरी है, वास्तविक की कुल दूरी, अगर कोई वस्तु कवर करती है यानी कि तय करती है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि जो एक्चुअल पाथ है वो अगर उसको कवर करती है तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप याद कर लीजिए, सबसे सिंपल जो डिफिनेशन है, एकदम सिंपल डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन, यानी कि जो सबसे मतलब छोटी दूरी जो है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम की जो सबसे छोटी दूरी है वो क्या हो जाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे न्यूनतम दूरी अंतिम प्रारंभिक और अंतिम थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मेरा गलती हो रहा होगा तो समझ लीजिएगा। प्रारंभिक और अंतिम बीच में न्यूनतम दूरी जो होता है प्रारंभिक और अंतिम के बीच में, वो क्या होती है, हमारी क्या होती है, विस्थापन होती है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सभी को डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी किताब लेके बैठा करिए, नोट कर लीजिए। अगर समझ में आया हो, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में ही आया हो। चलिए, अगर नोट कर लिया हो तो आपको इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं इसको, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी के एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। पहले हम छोटे क्वेश्चन शुरू करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कि लैडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ऐसा है, और कहेगा इसमें क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। ठीक है, पहले इसमें देखिए दिया क्या है हमें, ए भी है, बी है, सी है, डी ई एफ जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये 4 है, मीटर में ले लीजिए, इसमें सब मीटर में है। ठीक है, अब इसमें कहेगा कि ए से जी जाने में हमको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा, हमें बता दीजिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ ये बनाया गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक्चुअल पाथ क्या करेंगे, सम कर लेते हैं। तो मान लीजिए पहले क्या चल, पहले 3 गया, फिर 4 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, तब तो जी तक पहुंचा हो। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 3 जोड़ना पड़ेगा, फिर 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर 3 जोड़ना पड़ेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 4। अब इसको जोड़िए, 3 4 7, 3 4 7, 3 4 7, 7 त्रिक 21, 21 मीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, सबको एक थोड़ा सा खेला है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल, ए और जी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी निकालना है फाइनल होने से, तो दोनों के बीच में एक सीधी रेखा खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ये जो सीधी रेखा जा रही है ये क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका लेंथ अगर हम निकाल लें, ये जो रेखा जा रही है पूरी लंबी वाली, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो देखिए इसको क्या करना, मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए पहले यहाँ 3 था, ये 4 था, इतने दूर का पहले निकालता हूँ, फिर उसके बाद वाला ऊपर का निकालूंगा। तो जब इसको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे होंगे हाइपोटेनस क्या है, ये है। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर जो बड़ा वाला लेंथ है वो ले लीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाइपोटेनस ये निकालना हमको, ये एच, ठीक है। तो जब निकालेंगे हम, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, अंडर रूट में 25 हो गया। और एच इज इक्वल टू जब इसी अंडर रूट में आएगा तो ऐसे निकालते हैं ना, अंडर रूट में 5 इंटू 5 तो पेयर बनता है, तो 5 बाहर आ गया, यानी कि 5 आ गया हमारा, ठीक है। 5, ये क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। अब सिमिलर वे में ये अगर 5 हो गया तो ये इतना इतना दूर का भी तो 5 ही होगा सिमिलर वे में, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही लिया हुआ है, तो इतना दूर का भी तो 5 ही होगा, ठीक है। यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले तो 5 प्लस का 5 यानी कि क्या आ गया, 15 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। हाँ, आप सभी को अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो मुझे बताएं, ठीक है। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताएं, कहाँ पे आपको ना समझ में आया हो, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करने को ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन लेते हैं, एक सर्कल से रिलेटेड आप सभी में बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो भी एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें भी सेम चीज निकालना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऐसे एक सर्कल दे देगा, इस पे 4 पॉइंट दे देगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट दे देगा, ए बी सी डी, ठीक है। मान लीजिए इसका रेडियस कुछ भी दे दे, आर दे दे या फिर कुछ भी वैल्यू दे देगा, हो सकता है आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मान लीजिए दे दिया, 2 मीटर, 2 मीटर दे दिया, और पूछेगा डिस्प्लेसमेंट पूछेगा और डिस्टेंस पूछेगा। ए से सी दिया वो बंदा, तो डिस्टेंस तो बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये दोनों बताइए। वो कहेगा कि विस्थापन बताइए और दूरी बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल पाथ क्या है जाने का, ये वाला जो है एक्चुअल पाथ है, ये वाला, ठीक है। ए से सी जाने में हमको एक्चुअल पाथ, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे निकालें, तो इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग पढ़े होंगे कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला पढ़े होंगे सर्कल का, यहाँ लिख लीजिए अगर आपको नहीं याद हो। सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसी को पेरीमीटर भी कई बार कर देते हैं, या पेरीमीटर क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं सर, मुझे जहाँ तक आइडिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर होता है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर तब लगता जब ये पूरा सर्कल कवर करता, तब तो 2 पाई आर लगता, लेकिन ये क्या किया, ए से सी गया, ये क्या है, सीधा ही बस इसका आधा ही तो कवर किया, लेकिन तो यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा अगर पूरा सर्कल चढ़ा रहता, यानी कि ए से चल के फिर ए पे आया रहता, तो हम पूरा डिस्टेंस कवर करता, तो 2 पाई आर मैं लिखता। लेकिन ये ए से सी क्या है, ये इस सर्कल का आधा ही तो है, ये आधा पार्ट ही तो है, यानी कि उसका आधा कवर किया होगा, यानी कि 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आधा हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, पाई आर क्या हो गया इसका, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया। आर का जो भी वैल्यू दिया रहा है वो लिख दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 आर का वैल्यू मैंने 2 लिया था, यहाँ पे 2 पाई क्या हो गया हमारा, मीटर में क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था आपको, ए से सी जब गया तो ए से सी जाने में मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या रहा, वो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या बताया आपको, सीधी रेखा खींच लीजिए, ए से सी के बीच में सीधी रेखा खींचा। ये मान लीजिए सेंटर था इतना, अगर 2 सेंटीमीटर था, इतना पार्ट अगर 2 सेंटीमीटर था, ये भी पार्ट क्या रहा होगा, 2 सेंटीमीटर रहा होगा कि नहीं। ए से सी जाने में उसको क्या करना पड़ा, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर अब निकालेंगे अब, तो क्या, 2 इतना चला फिर 2 इतना चला, शॉर्टेज डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि विस्थापन निकालने के लिए 2 + 2 यानी कि
4 मीटर का वो क्या किया, विस्थापन तय किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तय किया। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। हाँ, एक चीज और नोट कर लीजिए, एक चीज और आप सभी को बता दूं, उसी पॉइंट में जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोग नोट कर रहे हैं तो वहाँ लिख लीजिएगा, जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। ये डिस्टेंस के लिए होता है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाले में पॉइंट में नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये छूट गया था वहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको 9th क्लास में आया तो आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगा मेरे इस लेक्चर से। अगर अगर जहाँ कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया हो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हो सकता है अगले लेक्चर में उसे समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।